तो सभी को गुड मॉर्निंग। क्या हाल है भाइयों? कैसी चल रही है जिंदगी? है कश्मकश लाइफ में थोड़ी बहुत? चलो, प्लीज प्लीज प्लीज, आवाज आ रही है, आवाज नहीं आ रही। शांत हो जाओ सब। क्लास शुरू करते हैं। अच्छा समय आज हमारे पास, ऑलमोस्ट 3.5 घंटे, तो मजा आएगा। ठीक है, स्टार्ट। अरे भाई समझ नहीं आ रहा क्या? बोला ना चुप हो जा। क्यों नहीं होता चुप? ठीक है, तो यूनिट नंबर 4 है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक लेक्चर हो गया है, और आज का लेक्चर, आज ये पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। स्टडी मैथ से भी हो जाएगा, और आई होप कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाए। नहीं होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगली क्लास में कर लेंगे। बट आज पहले परफॉर्मेंस हो जाएगा, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स की क्लास होगी। तो पहले तो आईसीआई के बाद में पहले हम पढ़ रहे थे क्या? ठीक है, तो आप सभी को कल राइटिंग प्रैक्टिस चालू करा था, हो रहा है? घर पे किया था किसी ने? किसने किए कल 10 क्वेश्चन? वेरी नाइस। देखा, आया ना, वहीं अटक गए ना। 10 तो नहीं हो पाए। क्या क्वेश्चन नहीं मिल रहे? मैं देता हूं तुम्हें क्वेश्चन, मैं देता हूं, आंसर भी दे देते हैं। ठीक है, मैं भेजता हूँ तुम्हें क्वेश्चन। तो बैठता हूँ रात को डेली, एक एक यूनिट, दो दो यूनिट करके भेजता हूँ। ठीक है, करो स्टार्ट, जितना कर सकते हो। क्वेश्चनों की कमी नहीं है, क्वेश्चन बहुत है मेरे पास। ठीक है, तो तब तक के लिए इंस्टीट्यूट के सारे क्वेश्चंस कर मारो, जितने यूनिट्स हो रहे हैं। ओके, तो यूनिट नंबर 4 हमारा परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था। कल समझ में आ गया था राइटिंग कैसे करना है, बिल्कुल क्लैरिटी है, कोई टेंशन नहीं है ज्यादा। और टेंशन हो तो क्लास की वीडियो को शुरुआती 15-20 मिनट देख लेना एक बार, कल शाम को अपलोड कर दिया था मैंने। ठीक है, देखते रहना, वो बिल्कुल मन में मजबूती से डाल दो कि कैसे पेपर को लिखना है। चलो, तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नाम का टॉपिक हमारा स्टार्ट हुआ था। इसमें कुछ भी, हाँ जी। तो बेटे मेरे शुरू कर दे। कहाँ तक कर लिया था हमने? जहां तक भी किया हो रिवीजन करवा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहली बात, लेट स्टार्ट द क्लास। यूनिट नंबर 4, 4 का यूनिट का नाम है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? परफॉर्मेंस का मतलब, सर जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो हमारी एक लीगल ऑब्लिगेशन हो जाती है। तो उस लीगल ऑब्लिगेशन को खत्म करना, डिस्चार्ज करना, मतलब आप क्या कर रहे हो? परफॉर्म कर रहे हो। परफॉर्मेंस हमारी दो टाइप की होती है, एक एक्चुअल परफॉर्मेंस और एक अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस कौन सी होती है? जिसमें बहुत सिंपल है, मैंने आपको परफॉर्मेंस, हमारा एग्रीमेंट तो पहले से बना हुआ है, मैंने आपको परफॉर्मेंस दी, आपने परफॉर्मेंस को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया, बात खत्म हो गई। आप अपने घर, मैं अपने घर। दिस इज कॉल्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, जिसका दूसरा नाम क्या है? टेंडर। तो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कौन सी परफॉर्मेंस होती है? सर ऐसी परफॉर्मेंस जहां पर मैंने सही समय पर, सही प्लेस पर, सही क्वांटिटी में आपको ऑफर किया गुड्स, लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो मेरी तरफ से तो ये क्या हो गया? अटेम्प्टेड हो गया। लेकिन याद रखना, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस वैलिड तभी है जब टाइम, प्लेस, ये सारी चीजें जो है वो बेस्ट होनी चाहिए। ऑल वेल। फिर हमारी बात हुई मोड ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफर।
तो ऑफर सॉरी परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस एक तो डिस्चार्ज होता है, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज बाय परफॉर्म, सिंपल है, परफॉर्म कर दो। तो क्वेश्चन था हु कैन गिव द परफॉर्मेंस, सबसे पहला प्रोमीजर हिमसेल्फ, प्रोमीजर नहीं है तो एजेंट कर सकता है, बट पर्सनल स्किल पे बेस, एजेंट नहीं है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव या सक्सेसर कर सकता है। लेकिन यहाँ दो बातें हैं, एक तो वो पर्सनल स्किल पे बेस नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात हेरिडेटरी अमाउंट जितना मिला होगा, जितना अमाउंट हेरिडेट होके आया होगा उतना ही पैसे तक लाइबल होगा। थर्ड पार्टी तो जी कर सकती है, पर्सनल स्किल यहाँ भी नहीं होनी चाहिए। जॉइंट प्रोमीजर में जॉइंटली एंड सेवरली, और मुझे पता है फ्लो में निकल गया, बट एंड सेवरली होता है, ठीक है। फिर इसके बाद है डिस्चार्ज बाय नंबर 2 म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो नोवेशन, रिसेशन, रेमिशन, ऑल्टरेशन और वेवर। नोवेशन में ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट सब्सटीट्यूट होकर नया बन जाता, पार्टी सेम भी हो सकती है, नई भी बन सकती है। रिसेशन में जो है वो हम क्या कर देते हैं, वो आपस में मतलब पहले तो कॉन्ट्रैक्ट किया था परफॉर्मेंस करने का, अब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कैंसिल करने का, मतलब लिखते हैं ठीक है भाई अब तेरा मेरा रिश्ता खत्म, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, वैसा वाला नहीं। रेमिशन में एक्सेप्ट कर रहा हूं मैं इंफीरियर अमाउंट या लेसर अमाउंट, या टाइम एक्सटेंड कर दिया मैंने आपका। ऑल्टरेशन में नो चेंज इन पार्टी, ओनली चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द, और वेवर में बोला था ना जा सजना तुझे भुला दिया, कुछ बोलते ही नहीं जा। फिर तीसरा मैंने स्टार्ट किया था डिस्चार्ज बाय सुपरवेनिंग, वो पूरा भी खत्म नहीं हुआ है। रेमिशन हो गया, ऑल्टरेशन। सुपरवेनिंग का मतलब क्या होता है, कुछ सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ प्रोमीजर। जैसे कोई सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉयड हो गया है, तो क्या अब आप परफॉर्म कर पाओगे, नहीं कर सकते। वॉर डिक्लेयर हो गई, हमने बहुत सारी बातें यहाँ पे की थी। एग्रीमेंट बेस्ड अपॉन नेचुरल इवेंट है, किसी नेचुरल इवेंट पे बेस्ड एग्रीमेंट है। कानून ही बदल गया या कंडीशन ही एग्जिस्ट नहीं करती अब, जैसे ए और बी ने वादा किया शादी करने का, शादी से पहले ए पागल हो गया तो बी उससे शादी नहीं करेगी, ऑल वेल, करेगा नहीं करेगी। केसेस नॉट कवर्ड अंडर सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। अब मेरा ये टॉपिक, आज की क्लास शुरू होगी, ऑल वेल स्टार्ट कर दे। तो मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, कई सारे केसेस हैं जो लोग ऐसा फील करवाने की कोशिश करते हैं कि ये भी सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी है, और अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ, जैसे ए और बी में एग्रीमेंट हुआ, तो जब एग्रीमेंट की परफॉर्मेंस नहीं की बी के द्वारा, तो बी ने ये वाले केसेस में से किसी केसेस का बहाना लिया, बोला कि सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी है, इसकी वजह से नहीं कर पाए, ऑल वेल। बट यहां पर अब हमें समझना है कि कुछ चीजें लगती हैं सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, लेकिन वो सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी होती नहीं। जैसे सबसे पहला कमर्शियल लॉस। कमर्शियल लॉस का मतलब क्या होता है, बिजनेस लॉस। हमारे बिजनेस में हमें क्या हो गया, लॉस हो गया, जिसकी वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि मैं परफॉर्मेंस, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, मान लो हमारा रेंट है, ये है, काफी सारी चीजें हैं, तो कुछ क्लासेस आधी से ज्यादा हो गई, फिर हम आपको कह रहे हैं कि जी हम आपको नहीं पढ़ा सकते। आपने कहा क्यों, जी हमारे यहाँ रेंट बहुत ज्यादा हो गया, हमारा नुकसान हो रहा है, हम कुछ और करने जा रहे हैं। गलत है ना, नहीं है। और मैं आपको कह रहा हूँ ये सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, यू आर नॉट एलिजिबल टू टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट अस। गलत। किसी का कमर्शियल लॉस होने से वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज नहीं कर सकता। अच्छा एक बात बताओ, जब कमर्शियल प्रॉफिट होता बहुत ज्यादा, तो क्या वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था प्रॉफिट, कि जब पैसा बहुत आ गया यार जल्दी जल्दी ले जाओ सब,
वो तो पैसा आते ही उनने पैसा क्या कर दिया होगा। आ रहा है कुछ समझ में? तो कमर्शियल लॉस सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं होता। देखना यहाँ पे तो लिखा है केसेस नॉट कवर्ड अंडर सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, नंबर 1 कमर्शियल लॉस। कहता है इट मीन्स दैट परफॉर्मेंस विल रिजल्ट इन ए लॉस टू द, मतलब एक बात और कि अगर मैं परफॉर्म करूंगा तो मुझे लॉस हो जाएगा। तो ये बात तुझे एग्रीमेंट करने से पहले सोचनी चाहिए थी ना। परफॉर्मेंस कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड नॉर आर द पार्टीज देयर टू, तो आप यहां पर एक्सक्यूज नहीं दे सकते। मैंने बड़ा प्यारा एग्जांपल दिया है। ए एग्रीड टू, एग्रीड मतलब बीच में ए और बी के बीच में क्या बन गया, एग्रीमेंट बन गया। ए एग्रीड टू सर्टेन सप्लाई सर्टेन गुड्स टू बी as a result of an increase in raw material and labor cost. It is no longer profitable for A to supply them at the agreed rate. A cannot be excused for non performance. आ गया समझ में? तो ये यहां पर एक्सक्यूज नहीं दे सकता। क्लियर है? अब दूसरा पॉइंट भी बड़ा सिंपल है, बड़ा अच्छा है, डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब मैं ये कह रहा हूं, अब जैसे कि जस्ट गिविंग एग्जांपल, ठीक है, अदरवाइज नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा हूँ। जैसे हमारे जो सर हैं, मैथ्स वाले सर हैं, वो बहुत दूर से आते हैं पढ़ाने, आते हैं ना। कहाँ है सर का घर, पता नहीं, धोला कुआं से भी आगे, जनकपुरी के आसपास, ठीक है। तो सर हमारे दूर से आते हैं, तो सर को थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है आने में, होनी भी चाहिए। बट मान लो आपका बैच बन चुका है और क्लासेस रनिंग में है और बीच में आपको छोड़ा जा रहा है सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी बता के कि मुझे आने में समस्या होती है, क्या ये सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी है? अरे तो जल्दी निकल जाओ। समझ गए बात को? ऑल वेल। तो ये सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं। तो पहली क्लास में तो लेट होता ही है दूर से आने में, उसके बाद तो रहते ही यही है फिर क्या आएगा लेट। बट वो सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं होता। आ रहा है समझ में? या मैं ही आपको बोलूं कि यार सुबह ऑटो नहीं मिलता, मैं नहीं आ रहा, तो तू पागल है, बस से आ जा भाई। ऑटो नहीं मिलता, उबर कर ले, टैक्सी कर ले, मेट्रो कर ले, गाड़ी खरीद ले। वैसे तो बड़ा वीआईपी बनता है क्लास में, बोल सकते हो ना तुम लोग। हंस क्यों रहे बे कि कमाते इतना हो और तुम्हें ऑटो नहीं मिलता, नहीं समझे? तो ये हमारा सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं। सही है जी। और ये तो और अच्छा है, फेलियर ऑफ थर्ड पार्टी रिजल्टिंग इनटू नॉन परफॉर्मेंस। मतलब कि मैंने आपकी परफॉर्मेंस इसलिए नहीं करी क्योंकि थर्ड पार्टी ने मेरी की परफॉर्मेंस नहीं करी, उसने मेरी परफॉर्मेंस नहीं करी तो मैंने आपको भी मना कर दिया। अरे भाई तूने कॉन्ट्रैक्ट किससे किया है, मुझसे? तुझे क्या मतलब उस सामने वाले बंदे से कि वो परफॉर्म करे या नहीं करे? जैसे ही क्या हुआ, Zomato has promised to deliver T-shirts and bags to its rider on 14th of Feb. जोमेटो जानते हो, जोमेटो वाले वो जो उनके राइडर्स होते हैं वो लाल टी शर्ट और एक बैग होता है उनका लाल कलर का, व्हाइट कलर से उस पर लिखा होता है जोमेटो। तो पता है उनके वो पैसे चार्ज करते हैं कंपनी वाले, तुझे कैसे पता? तो 2,000 रुपये वो चार्ज करते हैं। मैं पार्ट टाइम कहीं शाम वाम में निकल जाता हूँ कोई बुरा नहीं है, जाना चाहिए अगर जरूर। पैसा स्टूडेंट लाइफ में तो कमाने के ये तरीके भी बहुत अच्छे हैं। जाओ 500-1,000 रुपये कमा लो, लेकिन जब सीए कर रहे हो तब नहीं, जब बीकॉम कर रहे हो तब कमाना, ठीक है? ओके। अब Zomato fails to supply bags and t-shirt on 14th of Feb due to failure of bag manufacturer whose factory was here. Zomato will not be excused from the performance and rider can file सूट नहीं सूट। डन है भाई? तो
हाँ वही तो, गलती तो नहीं है तो का मतलब ये थोड़ी है कि गलती तो फिर राइडर की भी नहीं है ना। जब वो जाने, फिलहाल राइडर की बात सोचो। तू राइडर के पॉइंट ऑफ व्यू सोच। जैसे कि मैं ये बोलूं तुम्हारा कल पेपर है, मैंने आज तुम्हारी मैराथन रखी, ठीक है, 10 घंटे की मैराथन क्लास। कल तुम्हारा पेपर है सुबह सुबह, तो 10 घंटे की मैराथन मैंने आपको बोला कि भाई एक काम करते हैं, सुबह सुबह 8 बजे आओ। मैंने रखा है पिछले से पिछले सेशन में सुबह आई थिंक 7:30 बजे से लेके शाम के 6:30 तक चली थी उस कमरे में मैराथन। अच्छा साला हमारा एसी खराब हो गया उस दिन। एसी खराब, और 7:30 से कितने घंटे हो गए? मैंने उनको 9.5 घंटे बोला, बट वो बढ़ा के 11 हो गया वो। उसमें फिर एक बच्चा, एक दो बच्चे भी बेहोशी की हालत में आ गए थे एंड में, ऐसे ऐसे गए यार मर जाएंगे। मैं कहा नहीं यार, मर्डर केस तो नहीं लूंगा अपने ऊपर। फिर मैंने 6:30 बजे उनको छोड़ा। अच्छा बहुत सारे उसी क्लास की वजह से कह रहे सर हम पास ही हुए उसी क्लास की वजह से। मैं कहा ये तो तुम्हारी बेशर्मी है। बट ठीक है कोई बात नहीं। तो सुबह सुबह 7:30 स्टार्ट हुआ और शाम तक वो चला। पेपर से कुछ 5-6 दिन, 6 दिन 7 दिन पहले मैंने किया था वो मैराथन। अब मान लो कल तुम्हारा एग्जाम है और आज मैंने कहा कि मैराथन करवाता हूँ, आ जाओ क्लास में। ये 2-3 दिन पहले बोला कि मैराथन करवाता हूँ, आप सभी लोग तैयार हो। अब सभी लोग जो है अपनी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के सुबह 7:30 बजे यहाँ पहुंच गए। और मैं आपको मैसेज करके ये बोल रहा हूँ कि मैंने उबर मंगाई थी, उसने मुझे आने से मना कर दिया, तो मैं आपके पास नहीं आ रहा। दिस इज सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। ये भी तो यही है ना, फेलियर ऑफ थर्ड पार्टी रिजल्टिंग इनटू नॉन परफॉर्मेंस। तो मेरे को पूरे दिन हिचकी आएंगी उस दिन। आप लोग इतना याद करोगे मुझे, करोगे या नहीं? कुछ एक आधे व्हाट्सएप मैसेजेस भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। समझ गए? और वो सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, भाई मुझे आना पड़ेगा, चाहे मैं आंधी तूफान कहीं से लड़के आऊं, मैं पहुंचूंगा यहाँ पे, क्योंकि मैराथन है, मजाक थोड़ी है। आप लोगों के करियर का सवाल है। एक माइनर सी और गलती से किसी बच्चे के 39 आ गए तो माँ बहन पे उतर आएगा। ठीक है। तो भाई मैं ऐसी गलतियां नहीं करना चाहता। तो फेलियर ऑफ थर्ड पार्टी रिजल्टिंग इनटू नॉन परफॉर्मेंस। ठीक है डन। चलो अब अगला है डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्राइक और लॉकआउट, लास्ट पॉइंट। फिर हमारे 3 डिस्चार्ज खत्म हो जाएंगे। अगर स्ट्राइक और लॉकआउट हुआ है तो वो सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब एक बिजनेस का स्ट्राइक हो गया, बताओ स्ट्राइक हुआ क्यों होगा? वो बिजनेस ने कुछ गड़बड़ किया होगा। आप लोग मान लो किसी टीचर से पढ़ने से मना कर रहे हो, क्यों? बहुत अच्छा पढ़ाता है इसीलिए? नहीं सर हमें तो बिगड़ना था। है? जब वो गड़बड़ करेगा तभी मना करोगे ना उसको। तो जब बिजनेस गड़बड़ कर रहा है तभी तो स्ट्राइक हुआ। और वो बिजनेस ने किसी से कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, वो उससे कह रहा है जी मैं तो परफॉर्म नहीं कर सकता। तो क्यों नहीं कर सकते? तो जी हमारे यहाँ स्ट्राइक चल रही है। तो क्यों चल रही है? जी हमने सैलरी नहीं दी। तो साले वो स्ट्राइक नहीं करेंगे? मेरे से तो तू बड़ा एडवांस मांगता है। नहीं समझे? तो वो सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं है। तो सुनना, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी वॉइड होता है, मतलब डिस्चार्ज। लेकिन कई सिचुएशन में सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी ऐसा लगता है कि है बट होता नहीं है। जैसे कमर्शियल लॉस हो गया, दूसरा डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस हो गया, तीसरा फेलियर ऑफ थर्ड पार्टी रिजल्टिंग इनटू नॉन परफॉर्मेंस, और चौथा डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्राइक और लॉकआउट। समझ गए? तो ये हमारे 3 सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी के पॉइंट्स कवर हो गए। अब बात करते हैं अगली। कोई भी स्ट्राइक, मतलब जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड हो। अब मान लो कि मेरा बिजनेस चल रहा है लेकिन वो ट्रक वालों ने हड़ताल कर दी, जिसमें मैं सामान डिलीवर ही नहीं कर पाया, और यूनिवर्सल हड़ताल थी पूरे देश में, एक कंपनी ने नहीं करी थी।
एक कंपनी ने करी होती तो दूसरा ट्रक वाला ले लेता। तेरा क्या फूफा लग रहा है वो क्यूसी का इंतजार करने में लगा हुआ है तू? लेकिन पूरे भारत में अगर सबने स्ट्राइक करी है तो फिर सुपर वेनिंग होगा। ठीक है, चल। हाँ हाँ, हो सकता है, बिल्कुल होगा। बिल्कुल, अब मैंने बताया नहीं, ट्रक पलट गया। अब हिमाचल से सीमेंट आ रहा है, वो ट्रक खाई में चला गया। ड्राइवर तंबाकू ले रहा था, वो भूल गया थोड़ा सा। अच्छा, ड्राइवर बच गया, वो कूद गया, ट्रक सीधा नीचे। तो क्या करे, हो गई सुपर वेनिंग, जानबूझ के गिरा है नीचे। नहीं बताएगा थोड़ी वहां पे जानबूझ के। भाई साहब, ट्रक वालों से बच के रहा करो। ट्रक कहीं चलता है ना, अगर तुम्हें 20-50 मीटर दूर भी दिख गया तो साइड हो जाओ। अच्छा, वो साइड में आके भी मार के जाते हैं। टेंशन ये भी है, तो उनकी चाल ढाल देख लिया करो, किस तरफ जा रहा है। जिस तरफ जा रहा है वहां कभी मत जाना, जहां नहीं जा रहा है वहीं चले जाना, वहीं मारेगा रौंद के। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखा करो इस चीज का। कुछ महिलाओं की स्कूटी और ट्रक ड्राइवर, इन दोनों से बच के रहा करो। कभी कभी वीडियोस देखता हूँ मैं कहा भाई ये तो अलग ही लेवल की स्कूटी चला रही थी। एक बार एक बंदा चला गया कोर्ट में, चला गया तो कहते भाई साहब इस महिला ने मेरे ऊपर स्कूटी चला दी। तो जज ने बोला कि भाई तुम सड़क पे बीच में चल क्यों रहे थे? कह रहा अंकल मैं पार्क में सो रहा था। ठीक है। चलो आगे बढ़ते, है ना, वो थोड़ा कुछ हो जाता है ऐसे। डिस्चार्ज बाय, बाकी आप लोगों को अच्छी आती है, आप लोग यहाँ से सही है। सेफर गेम चलना है ना। तो जी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 3 हो गए हमारे, 3 हो गए ना। तो डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, महिलाएं हर मामले में बेस्ट है, मतलब हर मामले में बेस्ट है, कोई उसमें नहीं है। जैसे जब वो तैयार हो रही होती है, जब उसने बोल दिया कि मैं 10 मिनट में आ रही हूँ, तो तुम हर आधे घंटे में उसे क्यों टोकते हो तैयार होते हो? उसने बोला है ना 10 मिनट में आ रही हूँ, हर आधे घंटे बाद टोक रहे हो खामखा। आ जाओ, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। अगला पढ़ते हैं। तू ज्यादा तेज मत हंस, तो इससे कुछ हो गया ना मेरे को दिक्कत हो जाएगी। अच्छा ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लिमिटेशन पीरियड याद है? लिमिटेशन एक्ट याद है? जहां डेटर क्रेडिटर से उधार लेता है और अगर ड्यू डेट पर पैसे नहीं दे पाया तो 3 साल बाद, वो यही है, यही है, समझ गए? और वैसे भी आप देख लो, जैसे मैंने आपको मूवी टिकट का बताया था या प्लेटफॉर्म टिकट का बताया था, तो ऑटोमेटिकली क्योंकि उसमें टाइमिंग ये है मूवी की 9 से 12 पीएम, और आप 9 से 12 एएम चले गए नेक्स्ट डे, तो आपको मूवी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका जो टिकट है वो डिस्चार्ज हो गया बाय लैप्स ऑफ टाइम। तो देखो क्या कहता है, लिमिटेशन पीरियड टू रिकवर अ डेप्ट इज 3 ईयर। इफ अ डेप्ट इज नॉट रिकवर्ड विद इन 3 ईयर ऑफ इट्स बिकमिंग ड्यू, द डेप्ट बिकम्स टाइम बार्ड, है ना जी, एंड इज डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ, ऑल वेल। और अगला है डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब ऑपरेशन ऑफ लॉ में क्या आता है? डेथ, इंसॉल्वेंसी, मर्जर। मर्जर वो क्या होता है? दो कंपनी, अनऑथराइज ऑल्टरेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन को गलत तरीके से आप चेंज कर रहे हो। जैसे कि हमने एक रेंट एग्रीमेंट किया है, उसमें लिखा कुछ और है, आपने बाद में उसमें कर कुछ और दिया, हाथों से, पेनों से या कंप्यूटराइज्ड। समझ गए बात को? तो ये हमारा क्या, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। और लास्ट है डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये यूनिट नंबर 5 के अंदर। डन। अभी मिसलेनियस पॉइंट भी है भाई, यहां से ना लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट का पहला क्वेश्चन आया था मैंडेटरी वाला इस टॉपिक से। तो मैं डिस्चार्ज, अभी मिसलेनियस पॉइंट अभी 5 मिनट बाद शुरू करूंगा, पहले मैं जो पढ़ाया है उसको पूरा का पूरा क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो सुनो जी ध्यान से, बहुत प्रेम से रिवीजन करा रहा हूं जहां तक पढ़ा है, ठीक है।
अच्छा, लॉ आपकी फिंगर्स पे होती है नहीं होती है? टॉपिक्स ऐसे 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 ऐसे, ऐसे एक मिस हो गया ऐसे, है ना, ये होना बहुत जरूरी है लॉ के अंदर। इको में मैं ज्यादा नहीं फोर्स करता, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, आंसर सामने होता है। लॉ के अंदर आपका पूरा माइंड के अंदर होना जरूरी है, ठीक है। बट इको में भी याद होना चाहिए, है ना, लाइटली नहीं लेना उसको। मतलब टॉपिक्स जो हम पढ़ रहे हैं वो पता होने चाहिए, ये थोड़ी पूरा ही सामने ही आंसर होगा तो हम ये पढ़ेंगे ही नहीं। सही चल रहा है वहाँ इको का, 4 चैप्टर ऑलमोस्ट हमारे खत्म है, सारे रिवीजन हो रहे हैं, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। और इसके सारे रिवीजन हो रहे हैं। सेल्स ऑफ गुड एक्ट कर लिया तुमने? ठीक है, तो तैयार हो जाना, उसका भी टेस्ट लेंगे, उसकी भी तैयारी कर लेना। पहले अभी इको का हो जाए, उसके बाद सेल्स ऑफ गुड एक्ट का। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला परफॉर्मेंस। तो जी परफॉर्मेंस क्या होती है? तो परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है कि सर जब हमने आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तो हमारी उस समय पर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई थी, तो अब उस लीगल ऑब्लिगेशन को खत्म करने के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे। परफॉर्म आप दो तरीकों से कर लेना, या तो एक्चुअल परफॉर्मेंस कर लेना। एक्चुअल मतलब सिंपल है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको पूरा करते हुए हमने परफॉर्मेंस दी, आपने एक्सेप्ट करी, बात खत्म। फिर कहता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, जिसका दूसरा नाम होता है टेंडर। क्या नाम होता है? तो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, जिसको आप टेंडर का मतलब टेंडर भी जानते हो, तो वहां पर क्या है कि मैंने क्या करा, सही समय, सही क्वालिटी, सही क्वांटिटी वगैरह वगैरह, जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन थी उस टर्म्स एंड कंडीशन पे मैं पहुंचा परफॉर्मेंस करने, बट सामने वाले ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो मैं उसके खिलाफ केस फाइल कर सकता हूँ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऑल वेल। फिर था कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज करने के टोटल सर कितने मेथड होते हैं? तो सर कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज करने के मैंने अपने लिस्ट में 6 मेथड लिखाए हुए हैं। सबसे पहला, या सबसे आसान तरीका, जहां कोई लड़ाई झगड़ा आपकी जिंदगी में नहीं होगा, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, परफॉर्म कर दो। दूसरा डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, तीसरा डिस्चार्ज बाय, चौथा डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, पांचवा डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, छठा डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ, वो यूनिट नंबर 5 में आएगा, नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा। अभी यहां पर आपको क्या देखने का है? डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस सर क्या होता है? डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस का मतलब, यहां पर एक प्रश्न है, हु कैन गिव द परफॉर्मेंस? तो परफॉर्मेंस दे सकता है प्रोमीजर खुद, प्रोमीजर हिमसेल्फ, और एजेंट दे सकता है, एजेंट पर्सनल स्किल पे बेस, लीगल रिप्रेजेंटेटिव दे सकता है पर्सनल स्किल पे बेस, और उतने ही अमाउंट तक जितना मिला है उसको हेरिडेटरी अमाउंट, थर्ड पार्टी पर्सनल स्किल पे बेस नहीं होना चाहिए, और जॉइंट प्रोमीजर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। ऑल वेल। फिर होता है डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, नोवेशन, रेसेशन, रेमिशन, ऑल्टरेशन और वेवर। होता है ना भाई 5। सबसे पहला नोवेशन, नोवेशन में चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट नॉट चेंज इन, गलत बोल रहे हो सर, यस, देयर मे बी चेंज इन द पार्टीज और कॉन्ट्रैक्ट सब्सटीट्यूट हो जाता है, टर्म्स एंड कंडीशन हम ऑल्टरेशन में देखते हैं। ऑल वेल। फिर था रेमिशन, रेमिशन, रिसेशन, रिसेशन में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर लेते हैं बाई इज्जत, रेमिशन में इंफीरियर टाइम या इंफीरियर पैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, और अपना ऑल्टरेशन में चेंज इन ओनली टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और वेवर में हम वेव कर देते हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ? डिस्चार्ज बाय सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, तो कोई सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉयड हो गया, वॉर डिक्लेयर हो गई, कॉन्ट्रैक्ट ही हमारा कंडीशन ही चेंज हो चुकी है, तो ये सारी सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी है। नेचुरल इवेंट हो गया कोई, लेकिन कुछ बातें सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी लग सकती हैं बट वो होती नहीं, जैसे कमर्शियल लॉस, थर्ड पार्टी ने परफॉर्म नहीं करा इसलिए मैं परफॉर्म नहीं कर रहा, या स्ट्राइक और लॉकआउट। ऑल वेल। फिर लैप्स ऑफ टाइम में लिमिटेशन का बताया, ऑपरेशन ऑफ लॉ में किसी की डेथ हो गई तो अब क्या डेड बॉडी से थोड़ी परफॉर्मेंस लोगे। इंसॉल्वेंस हो गया तो कोर्ट ने इंसॉल्वेंट किया, अब आप उस पर केस कैसे करोगे? कोर्ट ने तो पहले ही बोल दिया कि ये केस करने लायक ही नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट करने लायक नहीं है। मर्जर या कोई बंदा अपना ऑल्टरेशन करता है, चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और लास्ट है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो हम यूनिट 5। कैसा लगा जी? फिंगर्स पे है पूरा यूनिट। अब बात करेंगे कुछ मिसलेनियस पेमेंट, मिसलेनियस पॉइंट्स की, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं
तो आप लोगों को ये पॉइंट सारे देखने हैं अच्छे से। देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में, पहला क्वेश्चन ए पार्ट 5 नंबर का। और मतलब बच्चों ने पेपर देखा वो तो पहले पेज पे ही था क्वेश्चन, वो पढ़ के वाह मजा आ गया। कि लॉ के पेपर में बच्चों को मजा आता है, वाकई में आता है। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो राइटिंग प्रैक्टिस करके जाते हैं। मजा उनको भी आता है जो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करके जाते बट उनको नंबर नहीं मिलते। तो क्या फायदा ऐसे मजे का। बस आता है पेपर उनको बट वो प्रेजेंट नहीं कर पाए वहां पे जाके। आप सभी की ड्यूटी, आप स्ट्रिक्टली बिल्कुल सीरियस हो जाना राइटिंग में। अगर आप राइटिंग में सीरियस नहीं हुए आप सब आउटडेटेड हो जाओगे फिर सीए फाउंडेशन से। नहीं समझे? स्ट्रिक्ट, एकदम स्ट्रिक्ट। देखो मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है, अकाउंट्स प्रैक्टिस मांगता है, ई को कुछ नहीं मांगता। टॉपिक पढ़ो, क्वेश्चन, टॉपिक पढ़ो, एमसीक्यू, टॉपिक पढ़ो, एमसीक्यू। एक एक दिन में मैं देखता हूँ बच्चों को 500-500 एमसीक्यू कर मारते। 500 सुबह बैठे रात तक धड़ खत्म। फिर गुस्सा आया अगले हफ्ते फिर बैठ गए। इको में इसलिए 90+ आते हैं। लेकिन लॉ में आपका प्रैक्टिस, चाहे आपकी आंखें ऐसे भर जाए, आंखें लाल हो जाए, नींद आ रही हो, थोड़ा रेस्ट कर लो, दोबारा उठ जाओ। ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो इतने कामयाब हैं। लिटरली उन्होंने जीवन के अचीवमेंट को, जब कुछ अचीव करना है ना तो उस समय वो नींद चैन सब भूल गए। जीवन भर करना क्या है, आगे जाके आराम ही करना है ना। अब आप ये मत बोलना सर स्ट्रगल तो लाइफ भर रहता रहता है, लेकिन आप बेसिक नेसेसिटीज से तो कम से कम दूर हो जाओगे। आपको ये टेंशन तो नहीं रहेगा कि मेरे को बिल्स भरने, मेरे को रेंट भरना है, मेरे को गाड़ी का ईएमआई भरना है, फलाना ढिकना, क्रेडिट कार्ड का बिल भरना है, मेरे को हेल्थ एजुकेशन का कुछ भरना है ना। और जिसकी लाइफ में ये टेंशन नहीं है ना, तो आप बिलीव करो 90% से ज्यादा टेंशन फाइनेंशियल होती है। इमोशनल टेंशन 8-10% होती है। 90% लड़ाइयाँ पैसों के कारण होती है किसी भी रिलेशन में। और पैसा नहीं है आपके पास तो गड़बड़ हो जाएगी। वॉट यू हैव टू डू इज, अभी राइट नाउ कुछ नहीं करना, अपनी राइटिंग प्रैक्टिस पे फोकस करना है अच्छे से। इस सब्जेक्ट की यही डिमांड है, आप इसको पूरा करोगे तो पास होगे, नहीं करोगे तो नहीं होगे। क्लास अच्छी लगेगी लॉ की, हमेशा अच्छी लगेगी, बट इसको नहीं लिख के आ पाओगे तो ऐसी क्लास अच्छी का फायदा क्या है? कोई है बताओ फायदा? मेरे को भी अच्छा नहीं लगेगा आप लोग फेल होके आओगे तो। आप शायद मेरे से बात ना करो, इन द सेंस नजरे चुराओ कि यार सर के सामने मैं कैसे जाऊं। नहीं समझे? कई बच्चे ऐसा करते हैं, वो नहीं आ पाते सामने। ऐसा अपने आप को नहीं बनाना। ऑल वेल, चलो जी, तो मैं आपको बता रहा हूं मिसलेनियस पॉइंट में। मान लो एक डेटर है और ये क्रेडिटर है हमारा। डेटर मिस्टर ए है और क्रेडिटर मिस्टर बी। डेटर मिस्टर ए ने क्रेडिटर मिस्टर बी से पहले लोन लिया 20,000 का 1 सितंबर को। एक सेकंड लोन लिया 40,000 का 1 दिसंबर को। और थर्ड लोन लिया 60,000 का 1 जनवरी। ऐसा होता है कई बार बिजनेस में, होता है कि एक ही माल आ चुका है, दोबारा दूसरा माल आ गया, फिर तीसरा भी ले लिया जी। तो अब क्या होगा, मिस्टर ए मिस्टर बी को जब पे करेगा, अब मान लो ए ने बी को पेमेंट करी, पेमेंट करी 20,000 की, या चलो ऐसे मान लो पेमेंट करी 30,000 की।
तो अब मेरा आप सभी से प्रश्न ये है कि ये 30,000 रुपये यहाँ एडजस्ट करूं, यहाँ करूं या यहाँ करूं? तो सबसे पहली बात, पेमेंट करने वाला बताएगा कि भाई ये पहले लोन के 20 है, या ये 40 वाले में से पूरे 30 है, 40 वाले में से क्या रहेगा, 10 रहेगा, या भाई ये ना 30,000 60,000 वाले में से काट ले। नहीं समझे? ये तो एज पर द डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटर होगा। मान लो डेटर ने नहीं बताया तो क्रेडिटर उससे बोलेगा कि भाई ये पेमेंट कौन सी वाली है, तो बात हो जाएगी। लेकिन अगर कुछ भी नहीं पता तो फिर पेमेंट एडजस्ट होती है क्रोनोलॉजिकल मैनर या ऑर्डर, मतलब सीक्वेंस में, अकॉर्डिंग टू टाइम। तो जी अगर कुछ नहीं लिखा तो ये 30,000 रुपए जो दिए, पहले यहां से 20 कटेंगे और यहां से, इसको कहते हैं एप्रोप्रिएशन, मतलब यूटिलाइजेशन कहां करूं मैं इस पेमेंट का। जो आपने मुझे पैसा दिया है, मैं क्रेडिटर हूं आप डेटर हो, तो उस पैसे का मैं यूटिलाइजेशन कहां करूं, क्योंकि मल्टीपल लोन आपने मुझसे ले रखे। सब समझ गए? कोई डाउट है जी? देखना, टॉपिक है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, और इसी को आप कहते हो यूटिलाइजेशन ऑफ पेमेंट। एप्लीकेशन ऑफ मनी भी बोल सकते हो कि भाई वो क्रेडिटर उस पैसे को अप्लाई कहां पर करे। तो देखना, ए डेटर टुक सेवरल डेब्ट्स फ्रॉम वन, द पर्सन डेटर मेकिंग पेमेंट इज गवर्न बाय दिस रूल्स। रूल नंबर ए, any payment made by the payer will utilize as per the instruction given by the, if payer fails to specify sequence of use, then payment made by payer will be utilized into chronological। बोल एक बार, बोल क्या? हाँ, क्रोनोलॉजिकल। पहले कह रहा था क्रोमोलॉजिकल। चलो जी, ठीक है। तो एग्जाम्पल है, देखो, डेटर, बेटे मेरे प्लीज, डेटर हैज टू पे सेवरल इंस्टॉलमेंट विच हैज ड्यू एज जनवरी फरवरी मार्च। तो सपोज डेटर फेल pays a check of rupees 20,000 in March. Now, if debtor gives instruction while paying the debt that the check utilized for Feb, now it is the duty of creditor to use the payment only against Feb month। आ गया जी समझ? कोई डाउट है किसी को? तो यहां पर नोट है, द कंसेप्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन इज बेस्ड अपॉन लैटिन प्रोवर्ब क्विक क्यूड सोवाइटल, मतलब whatever is paid according to the instruction or manner of person paying। बट अगर वो फेल्स टू, आज फेल्स टू मतलब जो भी है इन्फॉर्म हो गया, तो फिर क्रोनोलॉजिकल मैनर में आपको पे। ये नोट ना मेरा एक दो बच्चा लिख कर आया था, ये वाला जो लिख कर आया था उसके लॉ में अच्छे नंबर है, तो मुझे लगता है जो ये लिख कर आया तो बाकी के क्वेश्चन के आंसर भी सही लिख के आया होगा। तो आपका जो आंसर यूनिक बनता है ना, वो यूनिक इन्हीं चीजों से बनता है कि आप लोग ये समय का, ये चीजों का यूज करते हो या नहीं करते। ऑल वेल? कोई डाउट है जी? अब पॉइंट नंबर बी कहता टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का सबसे पहले टाइम क्या होगा बेटे? सबसे बड़ी बात, अगर टाइम फिक्स होगा तो परफॉर्मेंस कब करनी है, और अगर टाइम फिक्स नहीं है, डेट और डे, व्हेन डेट और डे इज नॉट फिक्स, तो परफॉर्मेंस विद इन रीजनेबल टाइम। और पता है रीजनेबल टाइम वेरी करता है। जैसे अक्सर मैं क्लास में बच्चों से बोलता हूँ, मान लो अभी आपके पेपर में 2 सवा 2 महीने बचे हुए हैं, तो मान लो आप सभी ने मेरे को एक डाउट पूछा आज, तो मैंने आपको 2 3 4 दिन बाद रिप्लाई दिया,
या शायद मैं भूल गया, फिर आपने मुझसे पूछ लिया क्लास के अंदर, कोई टेंशन है? लेकिन कल सुबह पेपर है और आज रात को आपने डाउट पूछा। इस जून टाइम में 2-3 बच्चों का हो रखा है, उन्होंने क्वेश्चन पूछे होंगे, तो पेपर के अगले दिन मैंने व्हाट्सएप पे देखा, मैं कहा अच्छा मैं क्या रीड करके छोड़ दिया मैंने। तो कभी तुम डाउट पूछो ना, आंसर आया ना 1-2 दिन में, फिर वो क्वेश्चन मार्क डाल दिया करो, क्वेश्चन मार्क, सर थोड़ा देख लो, है ना। तो अब मान लो पेपर से 1 दिन पहले आपके डाउट आए, तो बताओ क्या करूं? 2 दिन बाद भेजूं आंसर? कोई फायदा है उस चीज का? नहीं। तो फिर रीजनेबल टाइम वहां तो ये है कि भाई आपको उसी रात में मेरे को डाउट, जैसे अक्सर ऐसा मैं करता हूँ, जिस दिन एग्जाम होता है 1 रात पहले मैं सोता नहीं हूँ, बच्चों का एग्जाम होता है ना, उस रात को मैं यूजली जगा रहता हूँ, नहीं सोता उस दिन। क्यों? क्योंकि कोई भी बच्चा रात को मान ले, इवन एक बच्चे का भी मैसेज आता है और मैं रिप्लाई नहीं देता, तो उसको दुख हो जाएगा। कोशिश करता हूँ, नहीं तो ऐसा करता हूँ जैसे 12-1 बजे तक जगाऊं, 2-3 घंटे सो गया, सुबह 4 बजे का अलार्म लगाया, 4 बजे देखा, अच्छा डाउट होते हैं और अक्सर होते हैं डाउट बच्चों के। तो मेरा वो रीजनेबल टाइम क्या है, मेरे को इमीडिएटली आंसर देना है। और मान लो अभी मैं सोता हूँ मस्त, 10 बजे के बाद अपना फोन व्हाट्सएप चलाता भी हूँ, तो मैं कोई आंसर नहीं देखता, क्वेश्चन नहीं देखता बच्चे का, वो मैं देखता हूँ दिन भर वर्किंग आवर में। सही है। When date और day is fixed but hour is not fixed, तो परफॉर्मेंस कब दोगे? रात को 2 बजे, अरे गेट खोल, सामान ले आया मैं बेवड़े, है ना। एक रीजनेबल टाइम होता है ना भाई आपके पास। इवन आज की डेट में भारत में अभी भी ऐसी है, जैसे रात को मान लो 12-1 बजे रात को कोई फोन बज गया, भाई साहब फोन बजता है टेंशन हो जाती, होती है नहीं होती, कि क्या समस्या ऐसी आ गई कि 1 बजे रात को किसी बच्चे ने, बच्चा कह रहा हूँ, किसी दोस्त ने या किसी ने फोन किया है। एक बार एक बच्चे ने किया 3 बजे रात को, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैंने अपनी बीवी को बोला बेटे तेरा कान बंद कर, ठीक है तो ऐसे भी क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। आ जाओ, टाइम समझ में आ गया। तो टाइम क्या है? अगर टाइम ऑफ परफॉर्मेंस फिक्स है तो विद इन फिक्स टाइम, अगर डे फिक्स है टाइम फिक्स नहीं है तो बिजनेस आवर, और डेट भी फिक्स नहीं है तो रीजनेबल टाइम। ये तो टाइम हो गया, टाइम ओके। प्लेस क्या होगा? कहां कहां पर करे परफॉर्म? भाई कुछ नहीं दे रखा तो जहां कॉन्ट्रैक्ट बना है, जहां, वरना देखो प्लेस तो बताना ही पड़ेगा किसी ना किसी पार्टी को। ये थोड़ी रास्ते में बात करके कि मेरे यहाँ घर पे आ जाइयो काम करने के लिए, उसने कहा ठीक है, मैं चला गया बिना नंबर दिए, अब वो महिला मेरा घर ढूंढ रही है, मान लो काम वाली बाई को, एक मैंने किया है ना एक बार ऐसा तभी तो कह रहा था। मेड की तलाश थी, तो रास्ते में एक मेड मिल गई, मतलब मैंने उनसे ऐसे मुझे लग गया कि ये मेड ये काम करती है। मैंने कहा कि वो आप आ जाना मेरे घर पे काम के लिए, कह रही ठीक है भैया, मैं बड़ा वाला और वो मेरे से बड़ी वाली, ठीक है मैंने कहा कब से आओगे? कह रही कल सुबह से आ जाऊं। मैं कहा हाँ 8 बजे तक पहुंच जाना। कह रही ठीक है भैया। मैं चला गया। मैंने 5 मिनट बाद सोचा, मैंने कहा यार ये आएगी कैसे और कहाँ आएगी ना उसको मेरा घर पता, ना कुछ पता। तो 1.5 साल पहले की बात है, वो मुझे अभी 10 दिन पहले गुजरती हुई मिली। कह रही भैया वो आपने बोला था मुझे। मैं कहा हाँ बोला था, आप आए नहीं, मैंने इंतजार किया। कह रही भैया आती कहाँ, आपने बोला ही नहीं, ना नंबर दिया। मैं कहा हाँ ये चिंतित मैं भी था। तो इत्तेफाक से मुझे दोबारा से मेड की जरूरत थी अभी, तो मैंने उसी को वही जा रही थी। मैं कहा इधर आ, ये मेरा घर है, बिल्डिंग फोटो खींच पहले बिल्डिंग की और नंबर दे अपना। तो आज सुबह वो आई थी, अभी मैंने पूछा अपनी वाइफ से, तो आज से ही आई है सुबह से काम पे। तो ऐसा हो जाता है। अब प्लेस नहीं बताओगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं समझे?
तो प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस कहता है इट इज द ड्यूटी ऑफ प्रोमिजर टू आस्क द प्रोमिजी फॉर फिक्सिंग अ रीजनेबल प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। इन अदर केस ड्यूटी ऑफ प्रोमिजर, मतलब कुल मिला के दोनों की ड्यूटी है। बिना प्लेस के कैसे होगा, है ना। हाँ ये बहुत जरूरी है, सी पॉइंट बहुत जरूरी है। टॉपिक का नाम है टाइम एज एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में समय जो है हमारा क्या है, एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट। जनरली ना कॉन्ट्रैक्ट में समय हमेशा एसेंशियल होता है। आज की डेट में समय ही तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। भाई कोई पर्सन 8 घंटे में 40,000 कमा रहा है, कोई बंदा 8 घंटे में 80 लाख रुपए कमा लेता है। बात तो पूरी समय की है। तो जनरली देखो समय इंपॉर्टेंट होता है। या एक क्वेश्चन को आप ऐसा कर सकते हो, टाइम एज एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट ए टाइम फिक्स इन ए कॉन्ट्रैक्ट इन विच टाइम इज। जब समय एसेंशियल था तब आपने उस समय पर परफॉर्म नहीं किया। तो व्हेन टाइम इज नॉट एसेंस, तो एग्रीव्ड पार्टी कैंसिल नहीं कर सकती कॉन्ट्रैक्ट को, बट डैमेज ले सकती। व्हेन टाइम इज एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो एग्रीव्ड पार्टी कैंसिल भी कर सकती है। और बिजनेस में जनरली टाइम क्या होता है, एसेंशियल होता है। इन बिजनेस जनरली टाइम इज व्हाट, ठीक है भाई। बिजनेस में किसी के पास बेला टाइम नहीं है, बेला मतलब खाली टाइम नहीं है, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लास्ट, जिसको आप कहते हो रेसिप्रोकल प्रॉमिस। कई सारे रेसिप्रोकल के पॉइंट हैं, तो मैं आपका अच्छा खासा समय लेने वाला हूं इस टॉपिक को समझाने के लिए, ठीक है। अभी तक ओके। मेरा मूड कर रहा है एक और रिवीजन मारने का, मार देते हैं। सर जी परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, सर जब कॉन्ट्रैक्ट मैंने बनाया तो मेरी एक लीगल ऑब्लिगेशन बन गई जिसको आज मुझे परफॉर्म करना है। कितने तरीकों से आप परफॉर्म कर सकते हो, तो सर आप परफॉर्म कर सकते हो एक्चुअल और अटेम्प्टेड, जिसको आप क्या नाम देते हो, टेंडर। एक्चुअल तो बहुत सिंपल है, आपने क्या करा, परफॉर्म किया, उसने एक्सेप्ट किया। और अटेम्प्टेड में क्या हुआ, आपने सही समय सही प्लेस विद एक्चुअल क्वांटिटी विद अच्छी क्वालिटी, मतलब आपकी तरफ से सिंपली आपकी तरफ से कोई फॉल्ट, लेकिन सामने वाले ने परफॉर्मेंस लेने से मना कर दिया, तो अब आप उसके खिलाफ ब्रीच कर सकते हो। लेकिन याद रखना कंडीशन सारी सेटिस्फाइड होगी अटेम्प्टेड की। तेरी आदत लग गई मुझे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। डिस्चार्ज कितने तरीकों से कर सकते हैं, तो 6 तरीकों से। डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, डिस्चार्ज बाय सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, लैप्स ऑफ टाइम, ऑपरेशन ऑफ लॉ और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 1 डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस में हु कैन गिव द परफॉर्मेंस, प्रोमिजर हिमसेल्फ, यस, एजेंट, स्ट्रेंजर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तीनों कर सकते हैं, तीनों में पर्सनल स्किल नहीं होने चाहिए। और लीगल रिप्रेजेंटेटिव में उतने ही अमाउंट तक लाइबल होगा जितना हेरिडेटरी प्रॉपर्टी है। जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल होंगे अगर जॉइंट प्रोमिजर है। मान लो 3 जॉइंट प्रोमिजर है, 2 मर गए तो दोनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव और सी मिलकर, ठीक है। फिर हमने बात करी नेक्स्ट, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, नोवेशन, रिसेशन, रेमिशन, ऑल्टरेशन और वेवर। 4-5 पॉइंट है। सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी क्या होती है, जिसमें मैं परफॉर्मेंस इस वजह से नहीं कर पाया जिसमें मेरा कोई दोष। तो अब मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, सर कोई डिक्लेरेशन ऑफ वॉर हो गया, कोई नेचुरल इवेंट हो गया, सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉयड हो गया, या कोई ऐसी चीज होगी जो मेरे बियॉन्ड द कंट्रोल है, तो ये सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी है। बट कमर्शियल लॉस, स्ट्राइक और थर्ड पार्टी परफॉर्म नहीं कर पाया इसलिए मैं नहीं परफॉर्म कर पा रहा, तो ये सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं है। लैप्स ऑफ टाइम में मैंने आपको लिमिटेशन का बेस्ट एग्जांपल दिया। अगर क्वेश्चन आता है, वैसे यहां से जनरली नहीं आएगा, आता है तो आप ये कोट करके आना। फिर था ऑपरेशन ऑफ लॉ, मतलब मर्जर, इंसॉल्वेंसी वगैरह, डेथ वगैरह, या आपने टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर दी, ऑल वेल। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यूनिट 6 में करेंगे। फिर हमने बात करी एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, यूटिलाइजेशन ऑफ पेमेंट। तो अगर कुछ नहीं दे रखा, एक ही डेटर ने सेवरल क्रेडिट क्रिएटर से ले रखे हैं,
और जब वो पेमेंट करता है तो फिर यूटिलाइज होगी एज पर क्रोनोलॉजिकल या सीक्वेंशियल मैनर। पेपर में क्रोनोलॉजिकल लिख कर आना। टाइम एंड प्लेस, प्लेस दोनों डिसाइड करते हैं। टाइम क्या होता है, टाइम देख कर आना है आप लोगों को कि टाइम जनरली बिजनेस में एसेंशियल होता है। अगर टाइम एसेंशियल नहीं है तो एग्रीव्ड पार्टी सिर्फ डैमेज लेगी, एसेंशियल है तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके डैमेज लेगी। ऑल वेल। तो कैसा लगा यूनिट 4? ऑलमोस्ट टॉप टॉप। अब ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस लास्ट टॉपिक है, अच्छे से करके स्टडी मैट पे पहुंचते हैं। अभी 1 घंटा है हमारे पास लॉ के लिए, 1 घंटा के आसपास है। तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस स्टार्ट करते हैं। तो मैं 1 मिनट, आप एक कॉल कर दीजिए मुझे। अच्छा, आप लोग बातें नहीं करना, ठीक है? मैं आता हूँ। चलो बेटे, तो मैं आ गया वापस आपकी क्लास लेने। तो टॉपिक है हमारा रेसिप्रोकल प्रॉमिस। क्या नाम है जी? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अब ये रेसिप्रोकल वर्ड का मतलब क्या होता है, कोई जानता है? उल्टा। जैसे कि मैं एक चांटा तुम्हें मारूंगा तो तुम उल्टा
नहीं, लेकिन मैं अपने दोस्त को मारूंगा या तुम अपने दोस्त को मारोगे तो वो पक्का उधेड़ेगा तुम्हें। तो ए और बी दोनों के बीच में एक क्या बना है? आपको नहीं लगता इस एग्रीमेंट में दोनों ही पार्टी ने एक दूसरे को कुछ क्या किया होगा? प्रॉमिस किया होगा। जैसे कि बी ने ए को बोला कि मैं आपको दूंगा क्या? गुड्स। तो ये बी का प्रॉमिस है, और इस गुड्स के बदले में ए बी को क्या देगा? तो ये ए का प्रॉमिस है, और दोनों ही आपस में एक दूसरे को कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं? रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। करते हैं नहीं करते? अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि जब तक परफॉर्म नहीं करेगा तब तक ये नहीं कर सकता। मतलब ऐसा प्रॉमिस जो म्यूचुअल एंड कनकरेंट हो, जब तक ये परफॉर्म ना करे तब तक ये। जैसे बी ने ए को बोला तुम मेरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करो, तो ए ने कहा ठीक है मैं कर दूंगा, आप माल दे दो, सीमेंट वगैरह। तो जब तक बी सीमेंट नहीं देगा तब तक ए, तो ये म्यूचुअल एंड कनकरेंट। ऑल वेल। कभी कभी होता है म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट। जैसे कि मैंने ट्रेन की टिकट बुक कर दी, मैंने पेमेंट कर दी, अब वो क्या अभी ट्रेन लेकर आएगा पटरी के बिना मेरे घर के सामने? आ जाओ भाई, पौ पौ है, नहीं ना? आ गया समझ? तो वो म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट है। ऑल वेल। तो ऐसे ही रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होते हैं। तो इस रेसिप्रोकल प्रोमिस को ऐसे समझना है, प्रोमिसेस which form the consideration or part of the consideration for। तो दोनों जब एक दूसरे को कुछ दे रहे हैं तो कंसिडरेशन ही दे रहे हैं ना। तो दोनों ने एक दूसरे के साथ क्या किया है? प्रॉमिस किया है। कॉन्ट्रैक्ट तो किया है, उसी कॉन्ट्रैक्ट में ही प्रॉमिस आया ना। आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिस। सच प्रॉमिस आर म्यूचुअल प्रॉमिस। होता है नहीं, दोनों ने किया ना तो म्यूचुअल हो गया। दैट इज ए प्रॉमिस फॉर ए प्रॉमिस। तुम्हारे प्रॉमिस पे मेरा प्रॉमिस। तुम फीस दोगे तो मैं पढ़ाऊंगा तो तुम फीस दोगे। तो दोनों का एक दूसरे के लिए क्या है? म्यूचुअल प्रॉमिस। एंड बोथ द प्रोमिसेस आर कॉल्ड, और दोनों प्रोमिसेस को आप कहते हो रेसिप्रोकल। आई होप समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल, इन अ ट्रांजेक्शन ऑफ सेल देर आर टू रेसिप्रोकल प्रॉमिस। सेल की ट्रांजेक्शन, द बायर प्रॉमिस टू पे द प्राइस एंड द सेलर प्रॉमिस टू डिलीवर द। बायर प्राइस देगा और सेलर गुड्स देगा। हर हर कौन, बस कंसीडरेशन के सेक्शन 25 को छोड़कर। नेचुरल लव एंड अफेक्शन, याद नहीं था तुझे? ओके। अब देखो काइंड्स ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। ये तीन तरीकों के होते हैं, म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट, म्यूचुअल एंड कंकरेंट, म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट। मैंने आपको कंस्ट्रक्शन वाला एग्जांपल दिया, वो म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट है या नहीं? और म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट मतलब दोनों पार्टी कभी भी परफॉर्म। तो मैं एक एक करके बता रहा हूं। सबसे पहला है काइंड्स ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो कहता है म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट प्रॉमिस। तो सर ये क्या है? One party has to perform his promise independently without waiting for the performance or willingness of। जैसे ए ने बी को अपनी कार बेची 14 तारीख को, बी ने पेमेंट दी 20 तारीख को। होता है ऐसा? नहीं होता जनरली? तो ए एग्रीज टू सेल कार एंड डिलीवर्ड ऑन 14, बी ने बोला भाई पैसे 19 को मिलेंगे। ए ने कहा ठीक है ना, ले जा गाड़ी, फिलहाल चला 5 दिन। डन। तो यहां पर प्रॉमिस म्यूचुअल तो है, साथ में क्या है? इंडिपेंडेंट प्रॉमिस। समझ गए? फिर ये कहता है म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट प्रॉमिस की बात।
जैसे परफॉर्मेंस ऑफ वन पार्टी डिपेंड अपॉन प्रायर परफॉर्मेंस ऑफ, एक पार्टी की परफॉर्मेंस हमेशा पहले किसी और की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है। जैसे यहाँ एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, ए एग्रीज टू कंस्ट्रक्ट हाउस फॉर वाई, वाई एग्री टू सप्लाई सीमेंट फॉर बिल्डिंग द हाउस। तो ए कंस्ट्रक्शन क्या बिना सीमेंट के कर सकता है? तो यहां पर वाई, सॉरी एक्स क्या कंस्ट्रक्शन बिना सीमेंट के कर सकता है? तो यहां पर वाई की पहले ड्यूटी बनती है कि वो उसके लिए क्या प्रोवाइड करे। और तीसरा कहता है म्यूचुअल एंड कॉनकरेंट। अब ये क्या होता है म्यूचुअल एंड कॉनकरेंट? कहता है वेयर टू प्रोमिसेस आर टू बी परफॉर्म्ड, जब दो प्रोमिसेस एक साथ परफॉर्म करने हो साइमल्टेनियसली। सही है? जैसे जैसे आप कोई सामान लेने जाते हो, आज नगद कल उधार वाली दुकान पे आपने पैसा दिया तो आपको क्या मिलेगा? सही है? जैसे मैं बताता हूँ, वेट मेजरमेंट मशीन पे गए, कॉइन के बिना क्या वेट वजन तुलेगा? वहां एक साथ ही परफॉर्मेंस हो। या एटीएम में बिना आपके गए पैसे निकल जाए, गड़गड़ गड़गड़ गड़ निकल गए आप बात है ही नहीं है जी। वहां कोई और बंदा था, उसके बैंक में पैसे नहीं थे, बस बैलेंस चेक करने गया था वो, अच्छा आ गया मामला जेब में रखा चला गया। एक बार मेरे छोटे भाई को ऐसे 10,000 वो एटीएम में घुसा, घुसते ही मतलब उससे पहले कोई गया होगा, घुसते ही गड़गड़ गड़गड़ गड़ पैसा आ गया। उसने भी लिया पैसा, जेब में रखा और घर आ गया मुझे बताया, मैं कहा गधे वो तेरे ऊपर लग रहा होगा वो ये कैमरा। वो छोटा ही था, ज्यादा बड़ा नहीं था, 16-17 साल का था। वही माइनर लेकिन क्रिमिनल एक्टिविटी है। ठीक है, मैंने कहा चल। फिर मैं गया बैंक, कौन सा एटीएम था ये वाला, तो मैं उसी एटीएम के बैंक में गया, आईसीआईसीआई का था। मगर ये मशीन से पैसे निकले इस एटीएम से इतने बजे। उन्होंने चेक हमारा नंबर वंबर ले लिया, चेक कराया, फिर अप्रिशिएट किया थोड़ा, थैंक यू ये वो, आप जैसे लोगों की वजह से बचे। मैं कहा नहीं, तुम्हारे कैमरे की वजह से आए हैं इतने भोले वाले नहीं है। ठीक है डन है। तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस तीन है, म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट, म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट और म्यूचुअल एंड। तो अब रूल्स है रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, ये बड़े अच्छे रूल है। जब तीसरे वाले की बात हो, मतलब म्यूचुअल एंड कनकरेंट, तो कनकरेंट में परफॉर्मेंस कौन करेगा? तो मान लो एक पार्टी को फील हो रहा है कि दूसरा वाला मेरे को पेमेंट नहीं करेगा या मुझे सामान नहीं देगा, तो वो खुद की परफॉर्मेंस भी नहीं आया समझ में। जैसे एक आधा बच्चा हमारे पास आ ही जाता है, जो हमें पता होता है ये बंदा फीस ये आनाकानी कर रहा है बहुत, क्योंकि हम ज्यादा बार तो बोलेंगे नहीं, एक से ज्यादा 2 बार मैडम होंगी तो वो बोल देंगे, बच्चा भी फर्क ही नहीं है ना। When reciprocal promise have to be simultaneously performed, the promisor is not bound to perform unless the promisee is ready and willing to perform is। किसी दुकान पे जाओ, जब सामान देता है और पैसे लेता है, किसी के पास भीड़ बहुत होती है राजमा चावल वाले के पास, तो वो आपको राजमा चावल देगा कब? एक हाथ पैसे लेगा, एक हाथ प्लेट देगा। अब आप बोलो सर वो तो वो भी बोलेगा हम, निकलो यहाँ से। जैसे कि देखो एग्जांपल है, A agrees to sell goods to B on cash payment, which B agree? If A find that B is not ready to pay the cash, अगर A को ऐसा लगा कि B कैश नहीं पे कर पा रहा, then he need not sell the goods। समझ गए? दूसरा एग्जांपल, A and B make a contract for sale of goods, the payment to be made by B in installment, goods are to be delivered on the payment of first installment, A need not deliver the, क्या लिखा है, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं गुड्स को बेचने का, पेमेंट जो है वो इंस्टॉलमेंट में जाएगी, और गुड्स कब जाएगा? जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप दे दोगे, और आप मान लो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ही नहीं दे रहे तो मैं गुड्स आपको नहीं दूंगा।
पहला आ गया जी, पहला रूल ओके। चलो रूल नंबर 2, द रेसिप्रोकल प्रॉमिस मस्ट बी परफॉर्म इन द ऑर्डर फिक्स बाय द, मतलब जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है रेसिप्रोकल प्रॉमिस को भी उसी ऑर्डर में क्या करना है, परफॉर्म करना। जैसे जैसे लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में परफॉर्म करना, समझ गए। कह रहा एग्जाम्पल, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट दैट ए शेल बिल्ड ए हाउस फॉर बी, फॉर ए A's promise to build the house must be performed before B's promise to pay for, सही है। नंबर 3, अगर एक पार्टी प्रिवेंट करती है मतलब रोकती है अदर पार्टी को परफॉर्म करने से तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। मतलब मैं आपको रोक रहा हूं, फ्रॉड कर रहा हूं, गलत काम कर रहा हूं, कोएर्जन भी कर सकता हूं, तो अब जिसको रोका है वो कॉम्पनसेशन ले लेगा। जैसे हमने आज कॉन्ट्रैक्ट बनाया और आगे कल को मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से रोक रहा हूं। चौथा, where the nature of reciprocal promise is such that one cannot be performed unless the other party perform। नेचर कॉन्ट्रैक्ट का ऐसा है कि एक बंदा परफॉर्म नहीं कर सकता जब तक, तो ऐसे में देन इफ द लेटर फेल्स टू परफॉर्म ही कैन नॉट क्लेम परफॉर्मेंस फ्रॉम बट मस्ट मेक कॉम्पनसेशन टू द फर्स्ट पार्टी फॉर हिज। देखना क्या है, ए हायर कर रहा है बी का शिप टू टेक ए कार्गो फ्रॉम कलकत्ता टू, ए ने बी का शिप हायर किया, ए कार्गो लेकर पहुंचा ही नहीं, तो अब ए बी को क्या बोलेगा कि खाली शिप मॉरिशियस लेकर जा, मैंने तेरे से कॉन्ट्रैक्ट किया है। शिप में क्या जाता है और कार्गो कहाँ है, तो मैं शिप क्यों लेके जाऊं, मेंटल है क्या तू, बस में एक भी सवारी नहीं और चली जा रही है बस, जैसे डीटीसी वाले चलते नहीं है। डीटीसी वाले को तो चक्कर लगाना होता है बस। एक डीटीसी वाला था, मुझे आज भी याद है, मैं नई दिल्ली स्टेशन पे कई साल पहले 2011-12 वाला की बात है, नई दिल्ली स्टेशन पे बैठा मैं, एसी बस आई थी तब नई नई मार्केट में, मतलब नई इन द सेंस 2 साल हो गए थे। बैठा सबसे पीछे वाली सीट पे मैं अकेला, वो बस थी तारा अपार्टमेंट की 440, सरदार जी ड्राइवर थे, पीछे एक बूढ़े से अंकल कंडक्टर थे। मैं गया, मैंने टिकट ली, 25 रुपए की टिकट आती थी, अभी भी उतने की है, इन्होंने रेट नहीं बढ़ाया। मैंने 25 रुपए की टिकट ली, मैं बैठ गया। आप बिलीव नहीं करोगे, सरदार जी ने 25 मिनट में मेरे को, रास्ता था 1.25 घंटे का, 25 मिनट में अकेला तारा अपार्टमेंट पहुंचा। मर्सिडीज भी इतनी महंगी नहीं होगी जितने की बस थी। सरदार जी ने गियर मारा नई दिल्ली पे, रोका ही नहीं कहीं, सवारी हाथ दे रहा, हाथ उत्तर। एक आधा तो आगे भी आ गया, सरदार कह रहा चढ़ा दूंगा बंदा है पीछे। सरदार जी ने रोका, सीधा तारा अपार्टमेंट। मैं कहा थैंक यू पाजी, आपको कैसे पता मैं लेट हो रहा था, कह रहा मैं लेट हो रहा था। पाजी किथे, कह रहा बाथरूम आ रहा था। पाजी वो तो तू रास्ते में कहीं रोक लेना, मैं गंदगी में नहीं जाता। मैं कहाँ जाएगा, कहता घर, मैंने घर कहाँ, कह रहा पटियाला। मैं तब तक तो बह जाएगा। कह रहा नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पांचवा और लास्ट पॉइंट है, ये अलग अलग ही आइटम होते हैं ना, कभी कभी जीवन में ऐसे मिल जाते हैं। रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू वन थिंग। देखो, रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू वन थिंग लीगल एंड ऑल्सो थिंग इलीगल, मतलब दो प्रॉमिस, एक लीगल और एक, द फर्स्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट बट लेटर इज ए, जैसे एग्रीमेंट यहां पर गया, ए एंड बी एग्री दैट ए शेल सेल ए हाउस फॉर ₹10,000, ठीक है, तो ये तो अच्छी बात है, हाउस बेचना। बट दैट इफ बी यूज इट एज ए गैम्बलिंग हाउस देन ही शेल पे ₹5,000 फॉर, कह रहे जुआ खिलवाएगा तो 5,000 अलग से। तो फर्स्ट रेसिप्रोकल प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट है और सेकंड अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। तो 10,000 के लिए तो वो क्लेम कर सकता है, बट 5 के लिए, ठीक है।
तो होल हो गया ना फिर वो। ठीक है, चलो जी। तो अब हम आ जाते हैं जी आपकी स्टडी मटेरियल पे। टॉपिक का नाम है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो परफॉर्मेंस इसमें क्या क्या पढ़ना है, कौन दे सकता है? ओए चुप हो जा। लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोम्यूजर, टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, रेसिप्रोकल, एप्रोप्रिएशन, कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म और डिस्चार्ज। सारे पढ़ लिए हमने। तो परफॉर्मेंस कितने टाइप की होती है? एक्चुअल और अटेम्प्टेड, मतलब टेंडर, जहां मैंने परफॉर्म कर दिया पूरी टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करते हुए, बट आपने मना कर दिया। देखो एग्जांपल है, ए प्रॉमिस टू डिलीवर सर्टेन गुड्स टू बी, प्रॉमिस हो गया। A takes the goods to appointed place during business hour, but B refused to take the delivery of goods. This is an attempt in performance, as A the promiser has done what he was required to do under the act. सही है। लेकिन टेंडर वैलिड आपका तभी होगा जब वो पहले अनकंडीशनल होगा, बिना किसी कंडीशन के। मतलब मैं परफॉर्म कर रहा हूं, मैंने बोला मैं पढ़ाऊंगा रात को 9 से 12, ये क्या है? आप 9 से 12 कोई पढ़ाने का टाइम होता है? अनलेस कि आप लोग जॉब नहीं करते, आप तो नॉर्मल स्टूडेंट हो। हम जॉब वालों को पढ़ाते हैं, जॉब करते हैं ना उनको ऐसे टाइम पे पढ़ाते हैं, रात में, सुबह सुबह। बट आप तो नॉर्मल हो, हमारा वादा नॉर्मल बिजनेस आवर का है, और मैं कंडीशन लगा रहा हूँ रात में, गलत। देखो, ए ऑफर टू बी टू रीपे ओनली द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द लोन, दिस इज नॉट ए वैलिड सिंस होल अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल इंटरेस्ट इज नॉट ऑफर्ड। मतलब मेरा प्रॉमिस क्या था, मैं प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों दूंगा। तो मैं आज आपके पास प्रिंसिपल लेकर चला गया, उसने कहा इंटरेस्ट कह रहा वो नहीं दूंगा, और फिर मैं इसी को टेंडर कह रहा हूं। क्या ये टेंडर है? ये तो अनकंडीशनल होना चाहिए, तो मैं तो कंडीशन लगा रहा हूं। प्रॉपर टाइम और प्लेस पे करना, जैसे इफ द प्रोमिसर वांट्स टू डिलीवर द गुड्स एट 2 AM, ये कोई टेंडर नहीं है। समझ गया ना, वो शराबी वाला बताया था। 2 बजे रात को जाओगे, अच्छा लगेगा किसी घर पे? 2 बजे रात को मेहमान भी अच्छा नहीं लगता। तू तो फिर भी गुड्स का डिलीवरी बॉय है। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ एग्जामिन गुड्स, मैं सामने वाले को गुड्स एग्जामिन करने की क्या दूंगा? रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दूंगा। अब रीजनेबल मतलब ये नहीं कि वो पूरा गुड्स खा पी के बोला बेकार है, ठीक है। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी है। और ये पूरी मैं अपनी पूरी होल ऑब्लिगेशन निभाऊंगा, ठीक है। वो सिंगर वाला याद है जिसको 6 हफ्ते के लिए मैंने रखा था, और वो 2 हफ्ते आया, उसके बाद बिना किसी रीजन नहीं आया। तो होल ऑब्लिगेशन क्या थी? 6 हफ्ते। अच्छा जैसे हमारा पूरा होल ऑब्लिगेशन है ना, आधा पढ़ा दे आधा ना पढ़ाए, ये अटेम्प्टेड नहीं है। या तुम आधा पढ़ लो आधा ना पढ़ो, ये अटेम्प्टेड नहीं है। ऑल वेल, ये सिंगर वाला वही है, पूरा एज इट इज एग्जाम्पल है। बस मेरे एग्जाम्पल में 10,000 की जगह 1,000 रुपए, मैंने कहा ये थोड़े ज्यादा है, कम करो, नहीं तो बच्चे फिर सिंगर ही बन जाएंगे। बच्चे बिगड़ जाएंगे। चलो, अब बाय हुम ए कॉन्ट्रैक्ट में बी परफॉर्म, सबसे पहला कौन? दूसरा, लेकिन वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, पर्सनल कंसिडरेशन, मतलब पर्सनल स्किल पे बेस। लीगल रिप्रेजेंटेटिव कितना लाइबल होगा? जितनी प्रॉपर्टी उसको, और वो भी पर्सनल स्किल पे बेस। थर्ड पर्सन, ये भी पर्सनल स्किल पे बेस। जॉइंट प्रोमिजर, मेरे प्यारे बच्चे, जॉइंट प्रोमिजर जॉइंटली। तो देखो कितना प्यारा लिखा है, when two or more person have made a joint promise, then unless a contrary intention appear by the contract, all such person must jointly fulfill the। कोई मर गया तो उसका, ठीक है, और सारे मर गए तो सारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, किसी को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। अब एक टॉपिक है सक्सेशन और असाइनमेंट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस। देखो ध्यान से सुनना।
मिस्टर एक्स की डेथ हो गई, तो डेथ होने के बाद ऑटोमेटिकली उसकी सारी प्रॉपर्टी चलेगी उसके सन मिस्टर वाई के पास। दिस इज व्हाट? सक्सेशन। मिस्टर एक्स अभी जिंदा है, टाइगर का छोटा भाई है, ठीक है, और इसने अपने सारे राइट्स, ट्रांसफर ऑफ राइट्स दे दिए अपने बेटे मिस्टर एस को। दिस इज व्हाट? जहां मैं जिंदा हूं। आगे समझ में? ये है हमारा डिफरेंस बिटवीन अ सक्सेशन एंड। अब जॉइंट प्रोमिजर और प्रोमिजी की लाइबिलिटी, तो ये कैसे लाइबल होते हैं? जॉइंटली एंड सेवरली। ऑल वेल। तो देखो, इसको थोड़ा सा मैं पढ़ता हूं क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अलग से बता रखा है और ये इंपॉर्टेंट भी है। बेटे बोतल दियो जरा, थैंक यू। मुझे लगा मारेगा, ऐसे करके दे रहा है गदाधारी भीम। कह रहा है डिवॉल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी। डिवॉल्यूशन मतलब, डिवॉल्यूशन वर्ड का मतलब क्या होता है? खत्म हो जाना, जॉइंट लाइबिलिटी। कहता है इफ टू और मोर पर्सन्स हैव मेड ए जॉइंट प्रॉमिस, दो या दो से ज्यादा लोगों ने जॉइंट प्रॉमिस किया है, ऑर्डिनरी ऑल ऑफ देम ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम मस्ट जॉइंटली फुलफिल द प्रॉमिस। जब तक वो जिंदा है वो अपना प्रॉमिस फुलफिल करेंगे। अगर कोई मर जाता है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली विद सर्वाइवर और सर्वाइवर्स, वर्स मतलब कभी कभी एक से ज्यादा को प्रॉपर्टी मिलती है, शुड डू। आफ्टर द डेथ ऑफ लास्ट सर्वाइवर लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द ओरिजिनल को प्रोमिजर मस्ट फुलफिल द। मान लो एबीसी है, ए की डेथ हो गई, उसकी प्रॉपर्टी मिली बी को, ए के बेटे को, और बेटे को पता लगा बापू के पास तो बहुत प्रॉपर्टी थी, बेटे को हार्ट अटैक आ गया, ठीक है, बेटा भी निकल लिया, तो अब गए खत्म। तो ए बी सी, अब बी और सी जो है वो जॉइंट प्रोमिजर लाइबल होंगे। जैसे एग्जाम्पल है, नहीं क्यों कर सकता है, उसके बेटे को मिली होगी, तो फिर सरकार जिंदाबाद, फिर तुम लोग वहां खाट लगा देना अपनी जाके। चलो एक्स वाई एंड जेड हु हैड जॉइंटली बोरोड मनी मस्ट ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम जॉइंटली रीपे द डेट। Upon the death of X, his representatives say S, along with Y and Z, should jointly repay the debt. If in an accident all the borrower dies, then their legal representative will pay. ठीक है। अच्छा, ये प्रोविजन एप्लीकेबल तब है जब कोई कंट्रेरी इंटेंशन नहीं है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त अगर किसी जॉइंट प्रोविजन ने बोला था कि मेरे मरने के बाद मेरा सक्सेसर लाइबल नहीं होगा, तो फिर नहीं होगा, लेकिन कुछ नहीं बोला तो होगा। ओ यस, ये लाइन का मतलब ये है, समझ गए? ऑल वेल। चलो, ये आपको पढ़ना है एक्सप्लेनेशन। चलो, टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, जल्दी बताओ। टाइम अगर फिक्स है तो फिक्स में, फिक्स नहीं है तो डे फिक्स है, बिजनेस आवर में नहीं है तो रीजनेबल आवर। प्लेस कौन डिसाइड करेगा? देखो, इफ द डिलीवरी ऑफ गुड्स इज ऑफर्ड से आफ्टर 8:30 PM, द प्रोमिसी में रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द। 8:30 बजे के बाद आ रहे हो, ऑफिस टाइम में आओ ना, मेरे घर में परिवार बच्चे नहीं है, नहीं समझे? एक बार अमेजोन का फोन आया रात को 10 बजे, सर मैं आ गया, मैं कहा आप जा, ठीक है। ये क्या टाइम है आज 10 बजे आने का? है कोई टाइम? भाई अपनी पर्सनल लाइफ भी तो है हमारी कुछ। अब पर्सनल लाइफ में आप इंटरफेयर कर रहे हो, मैं मना कर सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं।
और अगर डे सर्टेन है तो बिजनेस आवर में करना है, ये बता दिया था। डे सर्टेन है, टाइम फिक्स नहीं है, तो बिजनेस आवर में करना है। अब अगला है प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन टू बी मेड एंड नो प्लेस फिक्स। प्लेस फिक्स नहीं है तो क्या करेंगे, प्रोमिसर की ड्यूटी है वो अप्लाई करे रीजनेबल प्लेस पे एंड टू परफॉर्म एट इट सच प्लेस। जैसे कि ए अंडरटेक डिलीवर 1000 माउंट्स ऑफ जूट टू बी ऑन ए फिक्स डे, ए मस्ट अप्लाई टू बी टू अपॉइंट अ रीजनेबल प्लेस फॉर द पर्पज ऑफ रिसीविंग इट एंड मस्ट डिलीवर इट टू हिम एट सच। उनको बताना पड़ेगा ना कहां दूं सामान। चलो अब रेसिप्रोकल आ गया जी। प्रोमिसर परफॉर्म नहीं करेगा अनलेस रेसिप्रोकल प्रोमिसी रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म। करा दिया मैंने अभी। जैसे मैं, हमारी बात हुई कैश पेमेंट की, मैं आपको सामान लेकर गया लेकिन मुझे लग रहा है ये कैश पेमेंट नहीं देगा, कह रहा है बस अभी 1 घंटे में देता हूँ, आधे में देता हूँ, कल देता हूँ, तो फिर मैं भी सामान लेकर वापस। ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, तो व्हेन द ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल एक्सप्रेसली फिक्स बाय द ऑर्डर, मतलब सीक्वेंस। तो सीक्वेंस अगर फिक्स हो तो सीक्वेंस में ही करोगे ना, और सीक्वेंस फिक्स नहीं है तो होता है हमेशा सीक्वेंस कोई ना कोई तो फिक्स होगा, नहीं है तो नॉर्मल कर दो। लाइबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट, मतलब मैं आपको रोक रहा हूं तो ये चीज क्या हो जाएगी बताओ, वॉइडेबल हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स। जैसे देखो दो एग्जांपल दे रखे, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट दैट बी शैल एग्जीक्यूट सम वर्क फॉर ए फॉर ₹1000। बी इज रेडी एंड विलिंग टू एग्जीक्यूट द वर्क। ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि बी ₹1000 के लिए काम करेगा, तो बी रेडी है बट ए उसको रोक रहा है काम करने से, तो ये वॉइडेबल है। वॉइडेबल मतलब बी जो है वो ए से क्या ले सकता है, वो कॉम्पनसेशन ले सकता है। समझ गए। कह रहा इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज दैट प्रॉमिस विच शुड बी फर्स्ट परफॉर्म इन कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्टिव ऑफ, जैसे वही ये एग्जांपल सेम है तुम्हारा जो मेरे नोट्स में दिया है, कलकत्ता से मॉरिशियस, यही था। तो मैंने कहा मैं कार्गो लाऊंगा, तुम अपनी शिप में मॉरिशियस पहुंचा देना। मैं पहुंच गया, मैं कहा शिप कहाँ है, कहता कार्गो कहाँ है, मगर वो तो नहीं लाया। कहता फिर शिप का क्या करेगा तू, ऊपर से वो कॉम्पनसेशन लेगा कि तेरे चक्कर में तू तो गया नहीं, मेरा दूसरा माल जाना था। समझ गए। ए हायर बी टू मेक अ शू रैक, जूतों का रैक। ए विल सप्लाई द प्लाईवुड फेविकोल एंड अदर आइटम रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द शू रैक। बी पहुंच गया उसी दिन, लेकिन ए ने सामान नहीं अरेंज किया, तो ए जो है वो बी से परफॉर्मेंस के लिए क्लेम नहीं कर सकता, बल्कि बी उससे क्या लेगा, दिहाड़ी लेगा कि जो मेरा पूरे दिन का कॉम्पनसेशन बनता है 2000 रुपए पहले दे, मान लो। ठीक है। और जब टाइम एसेंशियल होता है और आप परफॉर्म नहीं कर पाओ तो सामने वाली पार्टी जो है आपके खिलाफ वॉइडेबल का केस करती है, क्योंकि आपका इंटेंशन परफॉर्मेंस करने का नहीं था, है ना। और प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन टू परफॉर्म क्या होता है। चलो ये इम्पॉसिबिलिटी वाला है, ये आप पढ़ लोगे सुपरवेनिंग। चलो वैसे अब है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। बताओ जी एप्रोप्रिएशन कैसे करें, क्रोनोलॉजिकल मैनर। ठीक है। तो कौन से कॉन्ट्रैक्ट है विच नीड टू बी परफॉर्म विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टी, इसको अंग्रेजी में मैंने क्या बोला, म्यूचुअल। तो नोवेशन रिसेशन ऑल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहला क्या है, नोवेशन में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, नए कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है पार्टी क्या हो, सेम हो, और पार्टी क्या हो, ठीक है, इधर बिटवीन सेम पार्टी और बिटवीन। जैसे क्या हुआ, ए ओज 20 बी 1 लाख, A, B and C agree that she will pay B and he will accept 1 lakh from C in lieu of the sum due from A.
ठीक है, देखो यहां पर क्या है, एज लाइबिलिटी देयर बाय शैल कम टू एन एंड एंड द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय न्यू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बी एंड, पहले ए एंड बी लाइबल थे, अब कौन लाइबल है, बस, और पैसे की जगह पैसे ही दे रहे हैं ना, तो सब्स्टिट्यूट हो गया। रिसेशन मतलब कैंसिल करना, पार्टी एग्री करती है कि कैंसिल करो, जरूरत नहीं है परफॉर्म करने की। ऑल्टरेशन मतलब चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ, नोवेशन ऑल्टरेशन का डिफरेंस क्या है, नोवेशन में कॉन्ट्रैक्ट सब्स्टिट्यूट रहता है, पार्टी चेंज भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। ऑल्टरेशन में टर्म्स एंड कंडीशन चेंज होती है, पार्टी हमेशा सेम रहती है। वेवर, जैसे ए वॉज 5 लाख, ए पे टू बी एंड बी एक्सेप्टेड इन सेटिस्फेक्शन ऑफ होल डेप्ट, मतलब 5 लाख की जगह कितने ले लिए, तो 3 लाख वेव कर दिए और इंफीरियर अमाउंट एक्सेप्ट कर लिया, तो इसको आप रेमिशन भी, तो वेवर और रेमिशन एक ही बात है, ठीक है। पूरे भी छोड़ सकते हैं। चलो आ जाओ बेटे, चलो भाई डिस्चार्ज कर ले, डिस्चार्ज बाय एक्चुअल और डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट में क्या नाम थे, डिस्चार्ज बाय, डिस्चार्ज बाय, डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ, ये पढ़ेंगे यूनिट, प्रोमिसी में वेव, ये तो हमने उसी के अंदर पढ़ लिया। इफेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसी टू अफोर्ड प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटी फॉर परफॉर्मेंस, ये देखो जरा, एक आधा पॉइंट है। If any promisee neglect or refuse to afford the promiser reasonable facility for the performance of his promise, the promiser is excused by such negligence। मतलब मुझे कहीं पर रीजनेबल फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी थी परफॉर्मेंस के लिए, जैसे कि मैं केटरिंग के लिए, तुमने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट किया, मेरे मेहमान आ गए, खाना बढ़िया था, बैठने के लिए कुर्सियां नहीं थी, छोले कुलचे वाली टेबल नहीं होती वो गोल सी ऐसे, वो लगा रखे तो यहीं खा लो। बंदे ने भी राजमा चावल खाए पतला, उसकी प्लेट का मैं खा गया, क्योंकि प्लेट चिपकी हुई थी एक दूसरे से, ऐसा नहीं होता। मर्जर ऑफ राइट्स, समटाइम द इंफीरियर राइट्स एंड सुपीरियर राइट्स कोइंसाइड, इंफीरियर मतलब और सुपीरियर मतलब बड़ा, and meet in one and the same person. In such case, the inferior right merge into the superior. On merger, the inferior right vanish and are not required to be. तो मर्ज जब हो गया तो इंफीरियर राइट वैनिश हो गया, छोटा राइट, जैसे क्या हुआ, ए टुक अ लैंड ऑन लीज फ्रॉम, और बाद में उसने उसको परचेज कर लिया, तो नाउ ए बिकम्स द ओनर ऑफ द लैंड, तो अब वो लेसेसी नहीं है, लेसेसी मतलब जिन्होंने लीज पर लिया है, छोटा कौन है, ओनर या लेसेसी, तो इंफीरियर खत्म हो गया। आगे समझ, चलो जी, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, कैसा लगा जी, बढ़िया है, चलो जी, तो परफॉर्मेंस, रेसिप्रोकल, तो चलो जी फिर करते हैं अब आगे,
फिलहाल यहाँ पर रिकॉर्डिंग को हम